तो आज से हम लोग CUET के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास अरिहंत की बुक है। अरिहंत, वत्सल, ये दोनों बुक अच्छी होती हैं, बट पर्सनली अरिहंत की ज़्यादा मुझे अच्छे क्वेश्चन लगते हैं, इसलिए हम इस बुक से तैयारी आप लोगों की कराएंगे। तो ये जो बुक है इसमें PCMB है, ठीक है ना। तो जिसने PCM से CUT लिया है तो वो PCM के लिए प्रिपेयर कर सकता है, या फिर PCB से इसकी प्रिपरेशन कर सकता है। ठीक है, तो आई होप जो चलो फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। और फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसके फॉर्मूलेज, ज़्यादा फॉर्मूलेज नहीं है, ठीक है, अच्छे से रिवाइज कर लेना। आई होप जो पहला जो चैप्टर है वो उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, डेफिनेटली अब तो एग्ज़ाम अभी अभी देकर आए हो तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही। फिर भी फॉर्मूला वाला एक लेक्चर, जो फॉर्मूले बेस का 15-20 मिनट का लेक्चर है, उसको आप कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे तो बहुत मतलब तेज़ी से क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, अगर फॉर्मूला या चैप्टर का रिवीजन बिल्कुल फ्रेश है माइंड में आपके। ठीक है ना। तो चलो, क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक शॉक इज एक्सपीरियंस ऑन ओपनिंग द डोर ऑफ ए कार। समटाइम हम लोग कार का डोर या कभी कोई लोहे की चीज़ छूते हैं हम लोग, तो हम लोगों को एक शॉक जैसा फील होता है, एक ऐसा होता है। ठीक है ना। वो क्यों होता है, उसका रीज़न हीटिंग ऑफ कार इंजन। कार के इंजन हीट होने से शॉक लगेगा क्या भाई? हीटिंग एक अलग पार्ट हो गया, शॉक शॉक इलेक्ट्रॉन एक अलग पार्ट है। ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मोशन ऑफ कार। मोशन ऑफ कार, कार के मोशन से क्या फर्क? कार का जो मोशन हो रहा है वो तो इंजन और डीजल या पेट्रोल से हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी से तो कोई मतलब है ही नहीं। इलेक्ट्रिसिटी तो मोशन ऑफ कार का कोई लॉजिक नहीं है। डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें स्टोर हो जाते हैं अगर, क्योंकि कार में बैटरी भी लगी रहती है, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर हैं तो वहाँ पर आपको क्या लगेगा, एक शॉक जैसा फील, मतलब हल्का शॉक फील होगा। ठीक है। नेक्स्ट, a soap bubble is given in negative charge, then its radius, अगर चार्ज नेगेटिव है, भाई फॉर्मूला क्या है फोर्स का? फॉर्मूला अगर हम देखेंगे Q1 Q2/r²। ठीक है। तो कह रहा है अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका रेडियस में कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? लिखा और डिक्रीज होगा क्या अगर चार्ज क्या है, नेगेटिव है? या रेडियस इंक्रीज होगा क्या? क्या रिमेन्स अनचेंज होगा? नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड एज इंफॉर्मेशन इज insufficient। देखो, when a soap bubble is given negative charge, the charges at diametrically opposite end like end of AB or CD shown in the figure alongside repel, hence its radius increase। देखो भाई, अगर हम चार्जेस नेगेटिव दे दें तो ये जो चार्जेस है ना वो है ना आपस में एक दूसरे के रिपेल नहीं करेंगे, सेम चार्ज है तो। सोचो यहाँ पर भी ये बबल है, समझो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर चारों तरफ माइनस चार्ज है, तो ये माइनस आपस में रिपेल नहीं मारेगा, दूर नहीं भागेगा क्या? ये माइनस आपस में दूर नहीं भागेंगे, रिपेल करेंगे ना भाई, सेम चार्ज है, सेम चार्ज है। तो अगर पॉजिटिव दे दो या फिर नेगेटिव दे दो तो भी तो रेडियस इंक्रीज होगा, भागेंगे, दूर भागेंगे, तो रेडियस इंक्रीज, चाहे आप पॉजिटिव दे दो चाहे आप नेगेटिव दे दो। थर्ड क्वेश्चन है, इफ two bodies are rubbed and one of them acquires Q1 charge, another acquires Q2 charge, then ratio of Q1 Q2। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? कह रहे दो बॉडी को हमने रब किया और दोनों बॉडी में कुछ चार्ज एक्वायर किया, मतलब बॉडी 1 ने Q1 चार्ज एक्वायर किया, बॉडी 2 ने Q2 चार्ज एक्वायर किया, देन रेशियो ऑफ Q1:Q2। तो Q1 और Q2 का रेशियो क्या हो जाएगा? क्या रेशियो आ जाएगा? सोचिए जरा इस पर आप, कि भाई दो बॉडी हैं, एक के पास Q1 चार्ज चला गया और एक के पास Q2 चार्ज चला गया,
रब करने पर भाई जब कोई दो बॉडी टच करते हैं हम लोग तो चार्जेस क्या होते हैं एक दूसरे की तरफ उसी के अकॉर्डिंग चले जाते हैं, जहाँ पे जितनी कमी होती है उसको बैलेंस करने की। बॉडी जब दो बॉडी को रब करोगे ना बॉडी सोचेगी हम न्यूट्रल हो जाएं, हम बैलेंस में चले जाएं। सो ड्यू टू फ्रिक्शन वन बॉडी लूज सम इलेक्ट्रॉन एंड अनदर गेन सेम। ठीक है, दो बॉडी को हमने ये किया, अब दो बॉडी में चार्जेस जाएंगे, या तो यहाँ पर इसके ऊपर ज़्यादा चार्ज है तो यहाँ जाएगा, यानी ये बॉडी लूज करेगी चार्जेस को और ये बॉडी गेन करेगी, यही तो होगा। ठीक है ना। सो एज चार्जेस एपरिंग ऑन बोथ विल बी इक्वल, दोनों में इक्वल चार्ज होगा एंड अपोजिट होगा, क्योंकि दोनों बॉडी आपस में एक दूसरे का न्यूट्रल लेने की कोशिश करेंगे। हमेशा दो बॉडी जब होंगी ना, जब चार्जेस ट्रांसफर होते हैं बैलेंस होने की कोशिश करते हैं, न्यूट्रल होने की कोशिश करते हैं, मतलब सेम चार्ज बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, एक तरफ -1 रहेगा, एक तरफ +1 रहेगा। क्यों? एक बॉडी लूज करेगी चार्जेस, एक बॉडी गेन करेगी। नेक्स्ट, इन चार्जिंग बाय इंडक्शन, जो इंडक्शन के थ्रू हम लोग चार्ज करते हैं, एक होता है कंडक्शन के थ्रू, जैसे बॉडी को टच करना पड़ता है। इंडक्शन के थ्रू जो एक दूसरे के थ्रू शिफ्टिंग होती है। ठीक है। सो इन चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंड्यूस जो होता है ना, इंड्यूस बॉडी टू बी चार्ज मस्ट बी एन इंसुलेटर, बॉडी टू बी चार्ज मस्ट बी ए सेमी कंडक्टर, बॉडी टू बी चार्ज मस्ट बी ए कंडक्टर, एनी टाइप ऑफ बॉडी कैन बी चार्ज बाई एक्शन। तो भाई देखो, इंडक्शन में चार्जेस क्या होते हैं। इंडक्शन देखो 3 प्रोसेस होते हैं, चाहे वो हीट ले लो, चाहे वो आप चार्जेस का ले लो। ठीक है ना। एक तो होता है बाई कंडक्टिंग, एक होता है बाई इंडक्शन। ठीक है। और फिर रेडिएशन होता है, तो रेडिएशन के थ्रू अभी चार्ज, अभी तो शिफ्टिंग, अभी यहाँ तक हमारी रिसर्च नहीं पहुँची है कि वायरलेस तरीके से किसी चीज़ को चार्ज पहुँचाया जा सके, चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन्स को हम पहुँचा सकते हैं, अभी तक तो नहीं हुआ है। हम लोग को अगर कोई करंट दौड़ाना होता है तो डेफिनेटली हम लोगों को कंडक्टिंग की ज़रूरत पड़ती ही है ना, मतलब एक कांटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है ना। तो कांटेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली बॉडी टू बी चार्ज मस्ट बी ए कंडक्टर, एक कंडक्टर होना ज़रूरी है इसमें, क्योंकि कैरियर चार्ज होना ज़रूरी है फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो एयर में मोशन इलेक्ट्रॉन उस तरीके से अभी वहाँ तक हमारा अभी साइंस नहीं पहुँचा है कि बाई मतलब वायरलेसली हम चार्जेस को ट्रांसफ़र कर सकें, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर सकें। कोई ना कोई एक मीडियम होना ज़रूरी है, मीडियम होना ज़रूरी है। द कूलम्स लॉ इज बेस्ड ऑन द assumption दैट चार्जेस आर ट्रीटेड एज, भाई कूलम लॉ किस बेस पर है? जो कूलम लॉ है फोर्स का, Q1 Q2 वाला, K इंटू Q1 Q2 बाई R², वो किस बेस पर है? पॉजिटिव चार्ज बेस पर है, नेगेटिव चार्ज बेस पर है, न्यूट्रल चार्जेस के ऊपर है, क्या पॉइंट चार्जेस के ऊपर है? तो ये पॉइंट चार्जेस के ऊपर जो असम्पशन है, पॉइंट चार्जेस लिया जाता है। जैसे दो बॉडी है, ऐसे दो बॉडी है, तो इस बॉडी को एक पॉइंट मान लेंगे, इस बॉडी को एक पॉइंट मान लेंगे। ठीक है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वेरीज विच डिस्टेंस बिटवीन देम एज, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो डेफिनेटली फोर्स भी क्या होगा? कम होगा। डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स कम होता है। अब कम के लिए बताओ ज़रा, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड रूल। अगर इन्वर्स रिलेशन है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, फोर्स कम हो रहा है, तो इन्वर्स रिलेशन हुआ। तो इन्वर्स रिलेशन मैंने क्या बताया था? 90 अबाव या 90 बिलो। 90 अबाव मतलब लेफ्ट हैंड वाला ग्राफ। अब लेफ्ट हैंड में ये दो वाले ये हो रहे हैं ना, ये दोनों राइट हैंड मतलब बिलो 90 के, ये डायरेक्ट रिलेशन शो कर रहे हैं। ये दोनों ग्राफ डायरेक्ट रिलेशन शो कर रहे हैं, ये दोनों ग्राफ इन्वर्स रिलेशन शो कर रहे हैं। ठीक है। अब इन दोनों में आपको बताना कौन सा सही है। तो इन दोनों में ABC वाला सही, ये वाला सही है, क्योंकि यूनिफॉर्म तरीके से डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स कम नहीं होता है, एक कर्व लाइन में आता है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म तरीके से फोर्स कम आएगी। ये क्या बताता है? जितना डिस्टेंस बढ़ा उतना फोर्स कम। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक पॉइंट तक के जाता है, फिर उस पॉइंट में आप जितना भी डिस्टेंस बढ़ा दो उस हिसाब से फोर्स कम नहीं होगा।
फिर वहीं पर मेंटेन हो जाता है, उतना ही फोर्स रहेगा, फिर आप डिस्टेंस बढ़ाओ कुछ फ़ायदा नहीं है। फिर एक पॉइंट में आके फोर्स क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। मतलब फोर्स का नेगेटिव हो सकता है, यहाँ पे तो नेगेटिव में चला जाएगा। अगर लाइन ऐसी है नेगेटिव में चला जाएगा, तो फोर्स नेगेटिव में कहाँ से हो जाएगा। मतलब दो लोगों की बॉडी में फोर्स, अगर अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन दूर ले जाओगे एक पॉइंट में, और दूर ले जाओगे एक पॉइंट में, और दूर ले जाओगे, क्या वो अट्रैक्शन रिपल्सन में बदल जाएगा। ये लाइन तो बता रही ना कि आगे जाके नेगेटिव हो जाएगा। ग्राफ को भी समझो भाई, इन दोनों में मैंने बता तो दिया ये वाला ऑप्शन सही है, बट ये ऑप्शन क्यों सही है, ये वाला क्यों नहीं सही है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो ये तो नेगेटिव आगे जा रहा है, तो नेगेटिव कहाँ पॉसिबल है भाई। नेक्स्ट, ये तो यार कैलकुलेशन वाले हैं। पॉइंट चार्ज Q1 दिस एंड Q2 दिस आर एट द 30 सेंटीमीटर सेपरेशन, तो वही लगा लेना आप फॉर्मूला Q1 Q2 वाला, ठीक है ना, बाई आर स्क्वायर, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, मतलब इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर मार देना। बाकी ये तो पहले से ही कूलम में दिया, सीसी में दिया हुआ है ना, कूलम में दिया हुआ है, तो कैलकुलेशन कर लेना, आंसर निकाल लेना, के की वैल्यू डाल देना। 9 × 10⁹ के की वैल्यू डाल देना। नेक्स्ट देखो, 8 for two charges Q1 and Q2 are Q1 Q2 if forces between them are for some separation in air is F, then force between them in a medium of permittivity will be। भाई हमने आपको क्या बताया था कि जो मीडियम की परमिटिविटी होती है उसका क्या रिलेशन होता है कंपैरेटिवली वैक्यूम या एयर, इसका यही रिलेशन होता है ना परमिटिविटी का, E0/E × F, है ना, यही तो फॉर्मूला है। E0, E नीचे रखेंगे, E0 ऊपर रखेंगे, × F। तो ये फॉर्मूला आपका लगेगा कि उतने टाइम फोर्स कम या ज़्यादा हो जाएगा, और डेफिनेटली कम होगा, डेफिनेटली कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये इस पर कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, जैसे कि वाटर के 81 टाइम्स है परमिटिविटी, तो 1/81 हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिखिए, 1/81 टाइम फोर्स कम हो जाएगा वाटर के लिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कंटिन्यूस, नहीं, ऑलवेज कंटिन्यूस तो नहीं होती है, मतलब कंटिन्यूस रहेगी बट, और स्टेटमेंट देखो, कंटिन्यूस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट, कंटिन्यू रह सकती है अगर दूसरे पॉइंट में कोई चार्जेस नहीं, अगर कोई चार्जेस है तो डिफ्लेक्ट कर जाएगी, क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। कंटिन्यूस इफ देयर इज चार्ज एट दैट पॉइंट, नन ऑफ अबव, ठीक है ना, तो सही क्या कंटिन्यूस रहेगी, लेकिन कब, अगर कोई चार्ज नहीं है। कंटिन्यूस यहाँ सी में लिखा कंटिन्यूस रहेगी अगर चार्ज है, नहीं, अगर चार्ज है तो कंटिन्यूस नहीं रहेगी। कंटिन्यूस अगर कोई चार्ज है तो डिफ्लेक्ट कर जाएगी ना, उसकी भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस चार्ज की भी डिफ्लेक्ट मार जाएगी। तो सी वाला तो गलत है, बी वाला सही है, ए वाला आधा है, ठीक है। वे मतलब पूरा नहीं इंफॉर्मेशन दी थी। व्हेन द चार्ज ऑफ ए बॉडी बिकम्स हाफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला Q1 Q2/R है, तो व्हेन द चार्ज ऑफ बॉडी बिकम्स हाफ, तो मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, कोई स्क्वायर तो है नहीं फॉर्मूले में, स्क्वायर हो तो फॉर्मूला उतने टाइम फिर चेंज हो जाएगा। यहाँ तो डायरेक्ट रिलेशन है चार्जेस का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, चार्जेस आधे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आधी, ओके। A charged particle is free to move in an electric field. It will travel, ठीक है, तो पढ़ो ठीक से, चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन इट, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्रीली मूव कर रहा है। इट विल ट्रैवल, अब ये ट्रैवल कैसे करेगा, ऑलवेज अलोंग ए लाइन ऑफ फोर्स, अलोंग ए लाइन ऑफ फोर्स इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, along a line of force if it has some initial velocity in the direction of an acute angle with the line of force, none of above। तो इसका देखो कॉन्सेप्ट ये है
कि ये जो पार्टिकल मूव करेगा फ्रीली, कब फ्रीली मूव करेगा? एक तो कहाँ करेगा? अलोंग ए लाइन ऑफ फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ऑफ फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलती है जहाँ पे फोर्स लग रहा है, उससे वो करेगा, उस लाइन के साथ करेगा। ये तो सीधी बात है ना? कोई भी चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में, जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपने साथ ले जाएगी फोर्स लगा के। लेकिन कब? इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। इनिशियल वेलोसिटी, अगर पहले से इनिशियल वेलोसिटी कुछ है तब कहानी कुछ और हो सकती है। तो यहाँ पर ये आंसर दिया हुआ है, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव नेगेटिव एक्ट्स अलोंग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स if its initial velocity is zero. Therefore, charge particle will travel along electric line of force. If charge particle has some initial velocity at any angle from the direction of electric field. अब देख लो, a charge particle has some initial velocity at angle from direction of electric, ठीक है? समझो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, बस तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी और तुम्हारा चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे गया अंदर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे घुमाएगी, मतलब अट्रैक्ट, अगर अट्रैक्ट करेगी तो अट्रैक्ट करेगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है इसे दूर रिपेल करेगी, ऐसे कर देगी। तो चार्ज पार्टिकल मूव्स ऑन पैराबोलिक बात, तो पैराबोलिक बात मतलब ऐसे करके अट्रैक्ट होने लगेगी ना, पैराबोलिक में आ जाएगी। पैराबोलिक मतलब ऐसे होना, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, तुम्हारा चार्ज इस डायरेक्शन में गया, अलग डायरेक्शन था, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करे, अपने पास बुलाएगी, अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी, तो ये इस तरीके से बन जाएगा, अट्रैक्ट होकर ऐसे आने लगेगा, पैराबोलिक बन जाएगा। टू फील्ड लाइन कैन नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज, भाई ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं, हमें मालूम, डिफ्लेक्ट कर जाएगी, नहीं तो उसी में फिर आगे बढ़ जाएगी। अब इसका रीज़न देखो, फील्ड लाइन सर क्लोज कर्व, भाई क्लोज कर्व तो नहीं होती है फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व कौन सी होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है ना? मैग्नेट से निकलती वापस चली जाती, क्लोज कर्व बोलते हैं उसे। फील्ड लाइन्स आर रिपेल ईच अदर, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है क्या? नहीं है। फील्ड लाइन्स क्राउडेड ओनली नियर द चार्ज, फील्ड हैज ए यूनिक डायरेक्शन एट ईच पॉइंट। तो जैसे सी वाले लिखा फील्ड लाइन क्राउडेड ओनली नियर द चार्ज, इससे और जो क्वेश्चन पूछा कि वो रीजनिंग सही नहीं लग रही, वो क्राउडेड रहता है ठीक है, लेकिन इसकी रीजनिंग नहीं है। इसकी रीजनिंग ये है, डी वाला, फील्ड हैज ए यूनिक डायरेक्शन एट ईच पॉइंट। जो भी फील्ड लाइन होगी उसकी अपनी अलग एक यूनिक डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती चली जाएगी। भाई अगर लाइन ऐसे जा रही, पॉजिटिव लाइन है समझो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह जा रही, ठीक है ना? अब दूसरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई कुछ इस तरीके से, तो ये डिफ्लेक्ट कर जाएगी, क्रॉस नहीं करेगी। दो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, डिफ्लेक्ट करके वो अपने यूनिक डायरेक्शन में चला जाएगा। हर एक का अपना अलग डायरेक्शन ही होता है, सेम डायरेक्शन नहीं हो सकता। अगर सेम डायरेक्शन होगा सेम पॉइंट के लिए तो फिर वो क्रॉस कर जाएंगे। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस एंड एट इक्वेटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस एंड इक्वेटर। भाई हमने देखा था ना कि ये डायपोल है, तो हमने देखो इसका डेरिवेशन निकाला था, कहाँ पर? एक्सिस में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डायपोल के, और ये भी हमने देखा था कि इक्वेटर पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होती है। अगर आप दोनों को फॉर्मूला कंपेयर करोगे तो दोनों का जो रेशियो होगा एक्सिस और इसका, वो 2:1 का होगा। आप फॉर्मूला देख लेना, ठीक है ना? फॉर्मूला जब आप कंपेयर करोगे, ये देखो फॉर्मूला है, देखो एक्सिस के लिए ये फॉर्मूला होता है और इक्वेटर के लिए ये फॉर्मूला होता है। नीचे वाला इक्वेटर का फॉर्मूला दिया हुआ है, ऊपर वाला एक्सिस का दिया हुआ है। दोनों में देखो डबल और आधे का फर्क है, एक्सिस पर डबल होता है 2p, 4πε0 r है, r क्यूब है, और इक्वेटर में ओनली p है, तो 2:1 है, बाकी सब कट जाएगा, 2:1 आ जाएगा। 14 देखो, द सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज सिग्मा ऑफ एन एरिया एलिमेंट इग्नोर्स
द क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज, discontinuity in charge distribution at macroscopic level। सरफेस चार्ज डेंसिटी का पूछ रहा है कि एरिया एलिमेंट को इग्नोर कर सकते हैं, कब इग्नोर कर सकते हैं ये पूछ रहा है। डिसकंटिन्यूटी इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट माइक्रोस्कोप लेवल, बोथ ए एंड बी। माइक्रोस्कोपिक लेवल, हाँ देखो माइक्रोस्कोपिक अगर लेवल पे और क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात है ए और सी, ये वाला सही है कि हम लोग एरिया एलिमेंट बहुत अगर छोटा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल है अगर, तब वहाँ पर हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। बहुत छोटे के लिए एरिया लेने की ज़रूरत नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल। दूसरा, अगर क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात हो रही है तो चार्ज की क्वांटिटाइजेशन क्या हिसाब से ले रहे हैं हम लोग, उस पर भी हम लोग एरिया एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, 15 वाला देखो, ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर, 2.4 मीटर डायमीटर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी दिस। ये सरफेस माइक्रो कूलम में दिया हुआ, देख लो सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज द चार्ज ऑन दी स्फीयर, तो भाई आप फॉर्मूला डाल लो ना, फॉर्मूला डाल लो। फॉर्मूले क्या होता है टोटल चार्जेस का, अगर हम सरफेस और डेंसिटी का फॉर्मूला देखें, सिग्मा का, सिग्मा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अपॉन चार्ज होता है, टोटल चार्ज अपॉन एरिया, है ना। टोटल चार्ज कितने अपॉन पर मीटर, पर स्क्वायर मीटर, मतलब पर यूनिट एरिया, यही तो होता है भाई। लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अपॉन लेंथ होता है, और टोटल चार्ज अपॉन लेंथ होता है, और सरफेस चार्ज का टोटल चार्ज अपॉन एरिया होता है। ठीक है ना। अब हमें निकालना है क्या, हमें टोटल चार्ज निकालना है, क्या निकालना है, टोटल चार्ज। तो एरिया आगे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे, सरफेस चार्ज डेंसिटी से। एरिया, तो एरिया में क्या लेंगे, अगर स्फेयर हो रहा है, स्फेयर एरिया मतलब स्फेयर शेप है, तो स्फेयर का सरफेस एरिया ले लेंगे, स्फेयर का सरफेस एरिया ले लेंगे। तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। तो एरिया इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4πr²। तो सिंपल सा फॉर्मूला है यार, सिंपल फॉर्मूला है। माइक्रो कूलम दिया हुआ है 80 × 10⁻⁻6 लेंगे, क्यों, क्योंकि माइक्रो कूलम दिया हुआ है, माइक्रो है, नैनो होता -9 लेते, मिली होता -3 लेते। बस मल्टीप्लाई कर आंसर निकालना, सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है ये। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ E.ds = 0 ओवर अ सरफेस। फ्लक्स में चेंज नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, वही का वही है। इसका मतलब कि वहाँ पर सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट इन एयर इज, कह रहा है कि एयर में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट इन एयर इज, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, बाहर आता हुआ जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है पॉजिटिव चार्ज से इन एयर। तो एक दिया हुआ है ε0, एक दिया हुआ है ε0-1, एक दिया हुआ है 4πε0-1, एक दिया 4πε0। तो भाई ε0-1 ही आएगा, है ना, 1/ε0 है कि नहीं। हम लोग जो फॉर्मूला लगाते हैं क्या लगाते हैं, देखो अभी हम लोग ने देखा था, कौन से क्वेश्चन में देखा था, इससे पहले क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/ε0। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखो काफ़ी पढ़ाई हुई है, तो अगर पूरे साल का या तीनों चीज़ें एक महीने में कैसे ख़त्म होंगी, अगर फिर से बिल्कुल फ्रेश तरीके से हमने सिखाया। एक हिंट हम देते जाएंगे, फ्रेश तरीके से सिखाने जाएंगे तो फिर वापस 2-4 महीने लग जाएंगे, तो अभी तो इतना टाइम भी नहीं है। इफ सेम चार्ज q is placed inside a sphere and cube having radius 1 meter and side 2 meter respect, what will the ratio of flux passing through them। इसका मैंने बताया था, देखो
कि अगर आप फ्लक्स देखोगे गॉस थ्योरम से, तो गॉस थ्योरम से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अभी देखा था 1/एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट -1 का मतलब 1/एप्सिलॉन नॉट। तो 1/एप्सिलॉन नॉट किसका रेशियो, किसका कितने टाइम्स होता है, क्यू टाइम्स होता है कि नहीं होता है? तभी तो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा गॉस थ्योरम का। तो इसीलिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट -1 था, मतलब 1/एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ था फ्लक्स इनसाइड के लिए। तो यहाँ पर भी भाई एरिया वेरिया शेप से कोई मतलब नहीं है भाई। फॉर्मूले में क्या एरिया पूछ रहा है क्या? फॉर्मूले में कुछ साइडें वो मांग रहा है क्या? नहीं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस अब वो क्यूब हो या फिर स्क्वायर हो, कुछ भी हो, क्यूबाइड हो, रेशियो जो रहेगा 1:1 ही रहेगा। एरिया से रेशियो बदलने वाला नहीं है। रेशियो जो बदलेगा फ्लक्स का वो क्यू से बदलेगा या मीडियम से बदलेगा, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट से बदलेगा। 19, ए हॉलो मेटल स्फीयर of radius r is uniformly charged, and the electric field due to the sphere at a distance r from the center is। कह रहे हैं कि हॉलो मेटल स्फीयर है, रेडियस r है, कैपिटल R मतलब रेडियस होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, मतलब कोई सेंटर से ऐसे डिस्टेंस पे हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड r फ्रॉम द सेंटर। तो क्या होगा भाई, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इनसाइड तो 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होती है? ठीक है, तो स्फीयर के अंदर की बात हो रही है, तो इनसाइड स्फीयर की कहानी लिख लो भाई, बार बार कंफ्यूज मत हो। इनसाइड स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो 0 होती है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ही नहीं हो रही है तो पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये याद रखना यार, ये दोनों चीज़ें, ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें याद। इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली? 0 होने वाली है, और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अब जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे इंक्रीज होगा। देखो अब होता क्या मालूम है, जैसे यहाँ तक है ऐसे, ठीक है ना, पहले क्या होगा, जब स्मॉल जो आर है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर इंक्रीज, मतलब स्मॉल आर छोटा है और कैपिटल आर बड़ा है, मतलब ये वाला बड़ा है और ये वाला बिल्कुल यहाँ पर है, ऐसे यहाँ पर चेक कर रहे हो, और ये बड़ा है, अभी भी रेडियस क्या है? बड़ा है, और हम बिल्कुल थोड़ी सी दूरी में चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 0 होगा, कब तक के 0 रहेगा? जब ये वाला डिस्टेंस छोटा है, ये वाला बड़ा है। तो डिक्रीज होगा जब, फिर बाद में क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा जब आर क्या होगा? इंक्रीज, जैसे बढ़ाते जाओगे तो स्मॉल आर को, तो क्या होता जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो याद रखना, अगर ये स्मॉल आर जो है ये बढ़ाते जाओगे, यहाँ ले गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? कम होती जाएगी, ठीक है। लेकिन पहले अंदर अंदर क्या है? वो 0 रहेगा। जैसे हम बाहर गए वो बढ़ता जाएगा। पहला वाला ऑप्शन ही सही है, तीसरा चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है। What is the force between two small charge sphere having charge this and this? ये यार अभी तो किया है, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला लगा कर लेना। 2 पॉइंट चार्ज है, वन इज दिस आर लोकेटेड 220 अपार्ट इन वैक्यूम। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मार लेना भाई, Q1 Q2 बाई आर, के Q1 Q2 बाई आर, ठीक है। के Q1 मतलब Q बाई आर स्क्वायर, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूले बहुत अच्छे लेक्चर में बनाए हुए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, फोर्स, जब एक जैसे फॉर्मूले वर्क कैसे याद करना है, तो के Q बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है। अब ये Q कौन वाला Q रखोगे? जिस Q पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है। ये वाले बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे 2 कूलम है, यहाँ पे 5 कूलम है।
हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे चेक करना है, इसके ऊपर चेक करना है। इसकी वजह से तो जो फॉर्मूले में जो ओनली वन क्यू है ना, ये क्यू की जगह क्या आएगा, तो हमें किसके ऊपर चेक करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें अगर इसके ऊपर चेक करना है तो ये वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, हमें इसके ऊपर चेक करना है इसकी वजह से। इसके ऊपर कैसे चेक करें, यहाँ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, इसके सर पे कौन किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बैठी है, 5 कूलम वाले की बैठी है, तो इसके ऊपर जो एरो जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कौन सी 5C की जा रही है, उसकी लगाएंगे यहाँ पर। याद रखना वाला क्यों लिखेंगे, 2C नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 5 चेक करना है 2 के ऊपर। तो किस पर चेक करना है, वो वाला क्यू, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म क्यू बाई के क्यू बाई आर स्क्वायर से क्यू कौन सा रखें, क्यू कौन सा रखें, तो जिस पर चेक किया जा, जिसके ऊपर चेक किया जा रहा है वाला नहीं, जिसके ऊपर चेक किया जा रहा है जिसकी वजह से, जैसे 2 के ऊपर हम चेक कर रहे हैं 5 की वजह से, तो 5 वाला रखेंगे, ये याद रखना वैल्यू। अब देखो, अब यहां पे मिड पॉइंट पे चेक करना है, कहां पे चेक करना है, मिड पॉइंट के लिए भाई बताया था हमने। तो मिड पॉइंट पर ना तो हमें ए पर चेक करना है ना तो हमें बी पर चेक करना है, हमें मिड पॉइंट पे चेक करना है भाई। देखो ये है तुम्हारा क्यू ए, ये है तुम्हारा क्यू बी, हमें यहाँ पे चेक करना है ओ पर। अब ओ के सर के ऊपर क्यू ए वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही होगी, ओ के सर के ऊपर बी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही होगी, या उसके ऊपर से पास आउट हो रही होगी। अब प्लस माइनस देखना है, ये +3 है, ये -3 है। +3 अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, इनसाइड या आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड। माइनस में क्या होती है, इनसाइड या आउटसाइड, इनसाइड। तो ऐसे करके एरो आ रही होगी -3 के लिए, -3 के अंदर आ रही होगी, 3 के बाहर। अब इसके सर के ऊपर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए भाई, 2 लोग आ गए इस ओ के ऊपर, यानी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इस ओ के ऊपर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब दोनों को हमें प्लस करना है माइनस करना है, प्लस करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन देखते हैं, दोनों में सेम डायरेक्शन, प्लस मार लेना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के, कॉमन निकाल लो, क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस क्यू बाई आर स्क्वायर। एक में -3 एक में +3, तो माइनस प्लस नहीं देना है। फोर्स वाले फॉर्मूले में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले में, वोल्टेज वाले फॉर्मूले में माइनस नहीं देना है, वर्क वाले में देना है आपको, कि वर्क स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब हमने यहाँ प्लस क्यों दिया, क्योंकि भाई एरो डायरेक्शन सेम था। डिस्टेंस क्या लेंगे भाई, 10 ही लेंगे, इसका भी 10 है इसका भी 10 है, दोनों में 10-10, तो आर स्क्वायर बाहर कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर बाहर कॉमन आ रहा है। फिर Q1 भी 3 है, Q2 भी 3 है, प्लस माइनस भूल जाओ, प्लस माइनस भूल जाओ, दोनों 3 है। कुल मिला के डबल कर दो, डबल इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर, बस यही वैल्यू डाल देना। आर में डिस्टेंस क्या लोगे, 10 ही लोगे, 20 ना ले लेना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, और जिस पर चेक करना है जिसकी वजह से वो 10 सेंटीमीटर है, इसका भी 10 सेंटीमीटर, इसका भी 10, कॉमन बाहर निकाल चुके हैं। तो कुल मिला के आर में 10 सेंटीमीटर लेंगे, डबल मार देंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो अगर तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। तो कितना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है ये, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत। इसी पर फोर्स वाला भी आता है, अगर ये एरो बदल जाता, अगर सेम +3 और +3 होता, +3 के लिए एरो इधर और ये भी +3, तो इसके लिए एरो आउटसाइड ऐसे, तो अपोजिट डायरेक्शन, और दोनों डिस्टेंस भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम, वैल्यू भी सेम, अब अपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल मार के 0 हो जाएगा फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। आगे बात समझ में, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आंसर निकाल लेना। 2 हो गया 22। देखो, ए पॉइंट चार्ज दिस इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस इज 9 सेंटीमीटर ऑन द एज, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो भाई हमें उससे क्या मतलब है, ये 9 सेंटीमीटर, ये सबसे क्या मतलब है, क्यूबिक है, एक क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस में जो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बस क्यू कितना है 2 माइक्रोकूलम है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मालूम है, वैल्यू डाल देना भाई। 23 देखो, तो डिस्टेंस विस्टेंस ये बेफालतू में आपको कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मांग रहा है क्यूबिक के सरफेस से मांग रहा है, किससे मांग रहा है, सरफेस से। अगर यही किसी एक साइड से मांगता, एक साइड का बताओ, तब आप क्या करते हैं, डिवाइड बाई, टोटल 6 साइड होती है, क्यूब या क्यूबाइड में डिवाइड बाई 6 कर देते हैं, जो भी आंसर आता है डिवाइड बाई क्या कर देते हैं, 6 कर देते हैं, कि टोटल सरफेस एरिया का आया है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर सिर्फ एक साइड का मांगता है ना, जैसे ये मोबाइल है, क्यूबाइड है, ठीक है, सरफेस का आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ रहा है, लेकिन सिर्फ एक का मांगता कि इधर का बताओ ये साइड का, तो डिवाइड बाई 6 करते हैं कि टोटल कितने साइड है, 6 साइड है। एक क्वेश्चन नंबर 23 देखो, एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ एन अननोन चार्ज, चार्ज नहीं पता है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज दिस मच एंड द पॉइंट रेडियली इन्वॉल्व, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। इसको भाई सीधे से फॉर्मूले से कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें दिया हुआ है 1/4 की ओवरऑल वैल्यू मालूम है, तुम्हें रेडियस भी दिया हुआ है, क्यू की निकालना है, क्यू निकालना है, सिर्फ टोटल चार्ज निकालना है ना। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें दिया हुआ था, तुम्हें डिस्टेंस भी दिया हुआ, सारी चीज़ें तुम्हें दी गई थी, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें दी गई तुम्हें, सबको उधर भेज देना और क्यू की वैल्यू निकाल लेना, समझ गया। अब जो रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम देखते हैं ना सेंटर से ही देखते हैं। अगर रेडियस ये दिया होता 10 सेंटीमीटर, फिर सरफेस से 20 सेंटीमीटर दिया होता, तो टोटल डिस्टेंस लेते 30 सेंटीमीटर, लेकिन कह रहा है सेंटर से 20 सेंटीमीटर है, सेंटर से 20 मतलब यहाँ पर, ठीक है ना, पूरा पूरा 20 लेंगे, सेंटर से लिया जाता है तो डिस्टेंस वही लेंगे। 24 देखो, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड दिस मच एट ए डिस्टेंस दिस, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं पता क्या, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ है ना, तो लेंथ दी 2 सेंटीमीटर, और लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना है। इनफिनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें दी गई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, तो ये इससे काम नहीं बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला है जो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी अपॉन एक्चुअल नॉट है, क्या है फॉर्मूला इसका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले क्या निकालना है, चार्जेस निकाल लेना, क्यों निकल आएगा ना, क्यू बाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से क्यू निकल आएगा, तो फिर यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला मारना, क्यू बाई एल, क्यू की वैल्यू रखना, और बाई एल मतलब 2 सेंटीमीटर रखकर क्या निकाल लेना, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल लेना, ठीक है। तो ये पहला वाला पार्ट हो गया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो थे पहले चैप्टर के, ठीक है। तो पहले इतना आप लोग पक्का करो, उसके बाद आगे देखेंगे। अब इसमें किसी तरह का, किसी भी तरीके से तुम लोगों को डाउट है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद फिज़िक्स आपने ओपन की है, समझो कब एग्ज़ाम हुआ था आपका, 1-1.5 महीना हो गया है, तो थोड़ा सा फार्मूला और चैप्टर का रिवीजन कर लेना, तो ये चीज़ें तेज़ी से समझ लोगे, जो मैंने क्वेश्चन आंसर कराए ना, और जल्दी समझ में आ जाएंगे।